चलिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, मैं बिल्कुल नेचुरल बोर्ड पर आपको पढ़ा रहा हूं। नेचुरल बोर्ड का मतलब जैसा आप क्लास में पढ़ते हो अपने स्कूल की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो, यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका इतिहास लगभग 200 साल पुराना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहती है कि 200 साल, ठीक है। इसकी जो हिस्ट्री है वो 200 साल के लगभग पुरानी है। वो सब कहानी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वहां से कर लेंगे आप। ऑर्गेनिक जो शब्द है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम बात करें कि शब्दों की, साइंस में शब्दों का अपना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप शब्दों पर अपनी पकड़ बना ले गए तो फिर समझ लो कि आपको कोई हरा नहीं सकता। देखो, ऑर्गेनिक जो शब्द है, आप इसमें कह सकते हो कि दिस इंडिकेट इंडिकेट्स ऑर्गेनिज्म। देखो, यहां से दिया गया ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक जो शब्द है वो ऑर्गेनिज्म को इंडिकेट करता है। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म? आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है? क्यों भाई, कोई बताए व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म? एक लाइन में बोल लो कि क्या होता है ऑर्गेनिज्म। क्यों बच्चों? एनीवन? सर, कोई? जीव जंतु से रिलेटेड। हाँ, बिल्कुल कह सकते हो। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग बींग्स या लिविंग थिंग्स, कुछ भी, यानी ऐसी जो क्या हो, लिविंग हो। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर ऑर्गेनिज्म को इंडिकेट करती है बच्चों, तो इसका मतलब होता है कि मुझे क्या डिस्कस करना है? लिविंग थिंग्स, अपने बारे में पढ़ना है। यार, आप कहते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कठिन है, हम लोगों को अपने बारे में पढ़ना है भैया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म इंडिकेट कर रहा है ये सब, और इसका मतलब होता है लिविंग थिंग। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करो तो आपको बायोलॉजी वाले सर बताएंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। आपके लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंसेस में डिफरेंस क्या है, वो आपके बायोलॉजी वाले सर डिस्कस करेंगे। बट अगर हम केमिस्ट्री के पैटर्न पर जाएं तो लिविंग को मैं सिर्फ इतना डिफाइन करूंगा कि ऐसे जितने भी आपको दिखें जिसमें कॉन्शियसनेस हो। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि अगर हम आपको छुएं तो आप क्या करो, रिस्पॉन्ड करो। अगर मैं आपको जो है, मान लीजिए कि थपड़ियाएं, तो भी आप भी रिस्पॉन्स करो। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्शियसनेस होना चाहिए वो सिस्टम। ये आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है किसी भी लिविंग की। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? लिविंग का मतलब कि उसमें कॉन्शियसनेस होना चाहिए, यानी वो रिस्पॉन्स करे किसके अगेंस्ट? किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलाई के प्रति। अगर वो रिस्पॉन्ड करता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स। क्लियर? नॉन लिविंग क्या है? जिसमें कॉन्शियसनेस ना हो। जैसे आप कहते नहीं हो कि डॉक्टर ने कहा कि साहब ये तो डेड कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है? उसमें आप बाहर के स्टिमुलाई के लिए किसी भी प्रकार की कोई संवेदना जनरेट हो ही नहीं रही, यानी आप उसको मारो या कुछ करो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। बट अगर हम लोग और इस पे चले तो आप जानते हो कि अगर किसी भी सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल
स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहें तो आप ये बोलते हो क्या कि लिविंग थिंग्स में उसका जो बॉडी होता है वो किसका बना होता है? सेल का। यानी सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एग्री करते हो? क्यों भाई? राइट बच्चों, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सभी लोग जानते हो, बायोलॉजी के हैं, सब लोग जानते होंगे। क्यों भाई? कोई ऐसा है जो ये डिफिनीशन न जानता हो? क्यों बच्चों, बताओ भाई, ये डेफिनेशन जानते हो नहीं? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब यही तो जानते थे हम लोग बायोलॉजी में, और क्या जानते हैं? है कि नहीं? तो आइए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि अगर लिविंग थिंग्स की हम बात करते हैं तो इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग सिस्टम इज सेल। क्लियर? यानी किसी भी लिविंग थिंग्स का जो स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट, स्मॉलेस्ट भी हो, छोटी भी हो, और उसकी फंक्शनल यूनिट हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग सिस्टम इज सेल। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी ये वाली जो केमिस्ट्री है वो किसकी तरफ जा रही है? वो हमारे इसकी तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि शब्द ही यही है और 200 साल पहले की कहानी है, वैज्ञानिकों ने ऐसा कुछ बताया था, हम भी उसी पर चल रहे हैं। अब अगर आपको एक सेल को डिफाइन करना हो, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत बायोलॉजी से हो रही है। देखिए, बायोलॉजी से हो रही है, हम अपने से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको सेल को डिफाइन करना हो कि मान लीजिए आप किसी छोटे बच्चे को सेल बताना चाहते हो, आप इस डिफिनीशन को बताओगे तो हो सकता है वो कहेगा कि साहब भैया ने रट्टा मार लिया है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप सेल को एक मॉडल से दिखाओ, कैसे दिखाओगे कि किस कोई एक पर्टिकुलर सेल है, उसका मॉडल हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? कैसे एक्सप्लेन करोगे किसी बच्चे को कि ये सेल होती है? कोई बताने की कोशिश करे। जानते हैं बच्चों? एनीवन? क्यों भाई? कोई एक्सप्लेन करो, सेल को कैसे एक्सप्लेन करोगे? अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई देखो मुझे सेल को रिप्रेजेंट करना है, हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करें, तो आप क्या बोलोगे? कि यही सेल है। यानी आप बोल देंगे यही सेल है। कैसे बताओगे आप? देखो, अगर मैं यहां पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज दूं कि सेल होती क्या है, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे क्या? प्रोटोप्लाज्म बाउंडेड by a definite membrane will be a cell। ये हमने कहा कि प्रोटोप्लाज्म को एक डेफिनिट बाउंड्री से बाउंड करो। देखो, प्रोटोप्लाज्म बाउंडेड बाय अ डेफिनिट मेम्ब्रेन, मैंने यहां लगा दिया, आप बाउंड्री भी कह सकते थे। डेफिनिट मेम्ब्रेन विल बी अ सेल। इसका मतलब अगर ये ऐसे हो जाए तो मैंने कहा कि ये देखो, ये इसकी मेम्ब्रेन है और यहां पर क्या बैठा हुआ है? प्रोटोप्लाज्म बैठा हुआ है। अब मैं इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे सकता हूं? सेल कह सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भैया देख, अगर आप छोटे बच्चे को एक्सप्लेन करना चाहते हो कि व्हाट इज सेल, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? उसको सीधा सीधा बताओगे
कि देख भैया एक ही प्रोटोप्लाज्म होता है, जैसे इस कमरे में ले लो, ये कमरे की बाउंड्री हो गई, दीवारें इसकी चारों तरफ से, ऊपर नीचे अगल बगल, और इसके अंदर जो भी कुछ पड़ा हुआ है ये, अगर मैं इसको एक सेल के रूप में डिफाइन करना चाहूं तो हमारी जो दीवारें दिख रही हैं ये क्या हो गई, इसकी मेम्ब्रेन हो गई, और इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो सब का सब आपका क्या हो गया, सब का सब क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटोप्लाज्म, इसको हिंदी में क्या कहते हैं प्रोटोप्लाज्म को, क्यों भाई कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा, प्रोटोप्लाज्म को हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव्य सर। जीव द्रव्य। हाँ, जीव द्रव्य, बिल्कुल सही बात है, यानी ये आपका जीव द्रव्य है। एक मिनट बच्चों, चलिए, यानी जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में इसका मतलब भी जानते रहिएगा कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो प्रोटोप्लाज्म को हम लोग कहते हैं इसको कहा जाता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है जीव का द्रव्य है कि नहीं? देखो कितना आसान है, शब्दों में देखो, जीवों का द्रव्य, ठीक है ना। यानी आपको प्रोटोप्लाज्म जब डिफाइन किया गया, अभी देखिए मैं बिल्कुल आपको बेसिक पर लेके चल रहा हूं, तो प्रोटोप्लाज्म को आप क्या कहते हो? देखो, प्रोटोप्लाज्म ये क्या है? आपने कहा एक लाइन में फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये देखिए, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ का क्या मतलब होगा? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या मतलब होता है? जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार है ये। क्लियर? अब अगर मैं इसकी बात करूं तो आप यदि अब इसको एक्सप्लेन करते हो सेल के बेसिस पर, तो आप थोड़ा सा बोलेंगे क्या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सराउंडेड पार्ट by this will be taken as प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब आप जरा ध्यान से देखना बच्चों, हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सराउंडेड पार्ट बाय दिस, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके द्वारा जो सराउंड किया जा रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। इसका मतलब आप देखो, अगर आपके उसमें मिसकंसेप्ट हो तो उसको थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे। क्या ये सीधा सीधा बोल रहा है क्या कि प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग, इट इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का क्या है? भौतिक आधार है। और जब हम प्रोटोप्लाज्म को बच्चों एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो आप सीधा सीधा जानो, जैसे आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर या इस प्रकार से कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है, वो क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ पार्ट क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। वहां आप थोड़ा इंप्रूव करेंगे, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो प्लाज्मा है अंदर उसको कवर करने वाली मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा फॉर्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सराउंडेड पार्ट बाय दिस, इसके द्वारा सराउंड किया गया पार्ट, वो आपका क्या होता है? वो आपका जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। पहली चीज, अब जरा हम अगर सेल को यहां पर बनाना चाहें तो उसको जरा देखो आप, हम अभी तुरंत आते हैं, केमिस्ट्री पर पहुंचने वाले हैं अब।
देखो, अगर हम इसकी बात कर लें तो हमने कहा बच्चों कि ये ध्यान रखना है आपको, जैसे ये तुम्हारी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्राइम मिनिस्टर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या है, फ्लूइड है, जो भी कुछ इसके अंदर हो। इसके अंदर एक कवरिंग और होती इस तरह से, यानी बड़ा बक्सा के अंदर छोटा बक्सा, और ये इसका होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इफ इट इज यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? अदरवाइज ये वाली मेम्ब्रेन नहीं होगी अगर प्रोकैरियोटिक सेल होगी, आप जानते हो अच्छे से। और यहां पर इसके क्या होते हैं, ये इस तरीके से सेल ऑर्गेनेल होते हैं, आप पढ़ रहे हैं इसको इस तरीके से, क्यों भाई? ऐसे आप पढ़ते हो, और इसके अंदर आपका ये होता है, यानी ये हो गया। इसको, इस पूरे बॉडी को हम लोग नाम देते हैं क्या, इसके अंदर का जो भी कुछ है प्लाज्म, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हो। बाहर का जो है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये सब क्या है, सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, इस तरीके से ये गाल्जी बॉडी टाइप का इस प्रकार से इस तरह की कंडीशन होती है। और ये स्ट्रक्चर अब हमारा देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें आपके और डिटेल बायोलॉजी वाले पढ़ाते हैं। और ये हमारा हो जाता है क्या, दिस इज कॉल्ड सेल। यानी पूरा का पूरा ही आपका क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। यानी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेते हुए उसके अंदर जो भी कुछ है सब प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? अब अगर इसका मैं केमिकल नेचर की बात कर लेता हूं, क्योंकि केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट हो गई। केमिकल नेचर, अगर मैं केमिकल नेचर की बात करता हूं कि प्रोटोप्लाज्म का केमिकल नेचर क्या होगा, तो यहां आप देखोगे क्या, यानी केमिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप ये बोलेंगे क्या, द केमिकल substance which form protoplasm mostly called बायोमॉलिक्यूल। ये देखो, यानी अगर हम लोग इसके केमिकल नेचर की बात करें तो मैंने ये बोला कि द केमिकल सब्सटेंस विच फॉर्म प्रोटोप्लाज्म मोस्टली, यानी ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं उसे हम लोग नाम देते हैं क्या बच्चों, बायोमॉलिक्यूल। और अगर हम बायोमॉलिक्यूल की बात करते हैं तो आपने यहां पर पढ़ा होगा या सुना होगा, गांव वाले लोग कहते हैं कि ये जो शरीर है, ये शरीर कैसा है, ये शरीर नश्वर है। नश्वर का मतलब समझते हो, एक दिन क्या हो जाएगा, ये एक दिन नष्ट हो जाएगा। क्लियर? और इसका निर्माण किससे हुआ है, तो बाबा और काका लोगों ने घर पे बताया क्या, क्षिति जल पावक गगन सब मिला। राइट से बच्चों, थोड़ी सी आवाज। हाँ, क्षिति जल पावक गगन सब मिला, पंच रचित ये अगम सच्चा। यानी 5 चीजें ही। क्षित मीन्स आप जानते हो क्या क्या होता है, क्षित का मतलब समझते हो आप, क्षितिज, क्षितिज का मतलब क्या होता है, बोलो जरा, जानते हैं आप क्षितिज क्या होता है बच्चों? ये मत कहना हमारे क्लास में पढ़ने वाला बच्चा था। जल तो जल जानते ही आप। देखो, क्षित तो थोड़ी देर ही जल हो गया, पावक का मतलब होता है आग, गगन, गगन क्या होता है, आकाश, समेत क्या होता है, वायु, और होता है यहाँ पर पृथ्वी। क्षित जल पावक गगन सलिया पंच रचित ये अधम सत्या। आगे की कितनी आसानी,
ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग जैसे ये 5 चीजों का नाम लिए, ऐसे ही एक शब्द होता है जिसको हम लोग कहते हैं भगवान। हिंदी में सोचता, ये भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान का मतलब क्या होता है? क्या ईश्वर ने कहा था कि भगवान बोलना तुम लोग? हम लोगों ने खुद इसको नाम दिया। क्या क्या है ये? देखिए, आ से भू, यानी अगेन पृथ्वी आ गया। गा, गा से गगन, अगेन आकाश हो गया ये। और उसके बाद में वा से क्या हो गया? वायु हो गई। देखिए, पृथ्वी, आकाश, वायु, और उसके बाद में इसमें आ शब्द आया है। आ का मतलब क्या हो गया? अग्नि। और ना आपका आया है क्या? ये। देखिए, भगवान शब्द का मतलब ये होता है। इसका मतलब यही 5 चीजें चल रही हैं। आप चाहे अपने शास्त्रों में देखें या अपनी केमिस्ट्री में देखें, इसका मतलब ये हुआ कि बायोमॉलिक्यूल में भी यही 5 आएंगे। कौन कौन से आ रहे हैं हमारे? आपने कहा था कार्बोहाइड्रेट, ध्यान समझिएगा, कार्बोहाइड्रेट। आपने कहा साहब दूसरा कौन सा होगा? दूसरा हमारा हुआ क्या? लिपिड हो गया। हमने कहा साहब तीसरा क्या होगा आपका? आपने कहा क्या? लिपिड के बाद आपने कहा प्रोटीन। ये सब पढ़ने में आपका। उसके बाद आपने क्या कहा? आपने कहा साहब फोर्थ पे आएगा न्यूक्लिक एसिड। और फिर आपने कहा कि पांचवें पे आएगा वाटर। क्यों भाई बच्चों, ये इतना क्या आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है? बोलो, क्या छोटी क्लास में आपने इसको पढ़ रखा है? रिप्लाई करो कोई। Yes, sir. ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीजें आपने सीखी। क्लियर? अब आइए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसमें और। वो क्या? देखो, एक यहाँ पर आई थी थ्योरी, वाइटल फोर्स। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जैविक बल सिद्धांत, या यही यही आप कहने सकते। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी आप एनसीईआरटी में रिवीजन जब करोगे तो वहां पर आपको देखने मिल जाएगा किसने दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी, आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पर मैं आपको लिखा भी दे रहा हूँ, इसका डेट वो याद कर लीजिएगा। सन वन जो भी है, प्रपोज बाई वर्जीलियस, इन्होंने, क्योंकि आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, कुछ भी पूछ सकता है एनसीईआरटी की किसी भी लाइन। इसका मतलब क्या है कि आप कह सकते हो कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वो बर्जीलियस ने दिया था, और यहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब देखो यहाँ पर वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब क्या था? देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स, लिखते भी चलेंगे, आपका नोट करना चाहिए। वाइटल फोर्स थ्योरी, सिंथेसिस ऑफ बायो मॉलिक्यूल, ब्रैकेट में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में वाइटल फोर्स, यानी ये वाइटल फोर्स की डिमांड करता है। और वाइटल फोर्स जो होता है, आप कह सकते हो कि दिस फोर्स नेवर कैन बी ऑब्जर्व इन
नॉन लिविंग, नॉन लिविंग कंडीशन। वाइटल फोर्स का मतलब ये हो गया, इसमें इन्होंने बताया कि साहब वाइटल फोर्स जो होता है वो नॉन लिविंग कंडीशन में आप इसको ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी तरफ जा रही है, हमने कहा बायोमोलिक्यूल की स्टडी की तरफ चलेगी। और बायोमोलिक्यूल के लिए इन्होंने ये बताया बर्जीलियस ने कि साहब देखो क्या कि बायोमोलिक्यूल ऐसे हैफोजर्ड नहीं बन जाते हैं, इसके लिए क्या होना चाहिए, वाइटल फोर्स होना चाहिए सिस्टम में। यानी अगर आप सोचो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी बिगिनिंग में 200 साल पहले जब इसकी शुरुआत हुई तो बर्जीलियस चचा ने बताया क्या कि साहब वाइटल फोर्स चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हवा में नहीं बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिज्म को इंडिकेट करते हैं और ऑर्गेनिज्म को बनाने वाले मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल्स हैं। और बायोमॉलिक्यूल्स के निर्माण के लिए किसकी जरूरत होती है बच्चों, वाइटल फोर्स की। इन्होंने कहा साहब वाइटल फोर्स, अगर वाइटल फोर्स नहीं है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा ही। यहां तक एग्री करते हो सब लोग, रिप्लाई करो, क्यों बच्चों? यस तो यहां तक किसी कोई डाउट? देखो बहुत ही कहानी है ये, बिल्कुल जैसे कथा नहीं होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कथा है, आप सुनते जाओगे वो मजा आएगा आपको। इसका मतलब ये हुआ कि वाइटल फोर्स नहीं तो बायोमॉलिक्यूल का निर्माण नहीं, और बायोमॉलिक्यूल का निर्माण नहीं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा ही। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म से ही लिया गया है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री यानी हमारी आपकी केमिस्ट्री वही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो केमिस्ट्री अपने से रिलेटेड हो उसे पढ़ने में क्या बुराई है, बिल्कुल आसान सी ब्रांच है हमारी। आप देखो क्वेश्चन ये है कि क्या ये आपका कहना कि भैया ये ऐसा ही है, क्या वाइटल फोर्स ही आपका एक्सेप्ट हुआ, तो आंसर है नहीं। थोड़ा सा और जब एडवांसमेंट केमिस्ट्री में आया, लोगों ने इन पर वर्क करना शुरू किया, तो ये देखा कि एक वैज्ञानिक थे, आप कह सकते हैं एक पॉइंट इसमें और लिख लो आप, वाइटल फोर्स थ्योरी के बेस पर ही आप लिख सकते हैं, सिंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस get formed under this force, hence never be synthesized in lab। इन्होंने कहा साहब कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस इस फोर्स के अंतर्गत बनता है, इसलिए लैब में तो कभी बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि लैब में क्या वाइटल फोर्स जनरेट कर पाओगे आप, जैविक बल जनरेट हो पाएगा बच्चों? आंसर है नहीं। आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप जो कहें वही सत्य है और आपको ऐसा मानना पड़ेगा। यानी जैसे जैसे हम कहेंगे आप मेरे पर विश्वास करके चलेंगे मेरे साथ, बहुत मजा आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान होती है। तो यहां देखो चच्चा ने कहा, किस चच्चा ने, बर्जीलियस चच्चा ने बोला कि भैया लोग ये जानो क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण आसान थोड़ी है। इन्होंने कहा कि इसके लिए तो जैविक बल चाहिए, कहां से लाओगे, लैब में तो बनेगा नहीं, क्योंकि लैब तो क्या है, नॉन लिविंग है, तो यहां पर कैसे बनेगा? आंसर है नहीं। आपने कहा हाँ रे बिल्कुल नहीं बनेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण नहीं होगा, बर्जीलियस चच्चा ने बताया था लैब में। लेकिन अब जानते हैं आप कि जैसे अगर मैं कह दूं कि मैं ही सत्य हूं, इसका आंसर जो मैंने बताया वही सत्य है, तो आप में क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, खुराफाती ब्रेन, क्रिएटिव होता है। ये क्या करेगा, खोजेगा। क्या खोजेगा? वो सर की अच्छाइयां नहीं खोजता है, क्या खोजता है, अगर कोई बढ़िया काम कर रहा हो तो जो उसके अगल बगल आजू बाजू वाले होते हैं वो उसकी क्या खोजते हैं, कमी कहां है, इसमें क्या कमियां हो सकती हैं, कैसे इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं बता सकते हैं साहब नहीं, यू आर रॉन्ग, आप तो गलत है। तो
ऐसे ही कुछ लोगों ने इनका अपोज करना शुरू किया। और आपके एनसीईआरटी में आप जब देखेंगे तो एनसीईआरटी में एक साइंटिस्ट का नाम लिखा गया है, WOHLER, ओहलर। इन्होंने क्या कहा? ओह, ओह, यानी कहते नहीं ओह ऐसा है, और उसके बाद लर, ओहलर। इन्होंने क्या कहा कि चच्चा मैं तुम्हें गलत साबित करूंगा। तो आप 9th से पढ़ते आ रहे हो क्या कि आप कह सकते हैं क्या, ओलर जो थे ये आपका जो 1828 में, सन भी याद रखिएगा, आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, 1828 में इन्होंने क्या बोला कि साहब नहीं, मैं लैब में बना के दिखाऊंगा आपको। क्या? देखिए, इट वाज ओहलर, इनकी स्पेलिंग देख लेना, ओहलर, ठीक है, एफ ओलर करके थे, एफ ओलर, हु synthesized first organic compound in lab, that is यूरिया। और यूरिया का फार्मूला था NH2CO NH2 by heating अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट का फार्मूला क्या था? NH4CNO। अमोनियम साइनेट को इन्होंने गर्म करके क्या किया? अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बना डाला। कहां पर? लैब में, लैब में। और इन्होंने कहा ओ चच्चा वाइटल फोर्स ये बताओ, मैं तो लैब में बना दिया यूरिया को। तो चच्चा पर क्या हो गई? उंगली उठ गई। और जब उंगली उठ गई चच्चा पर, तो वाइटल फोर्स आपका क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। देखो कितनी छोटी छोटी जानकारियां मैंने आपको दिया कि ये आपका है NH4CNO, इसको इन्होंने गर्म कर दिया, बल्कि सिंगल मॉलिक्यूल, तो ये आपका बना दिया NH2CONH2, NH2CONH2, यूरिया बन गया। नो नीड ऑफ वाइटल फोर्स, यानी आप कह सकते हो यहां पर वाइटल फोर्स था ही नहीं। और आप अब यहां पर कह सकते हो कि आफ्टर यूरिया सिंथेसिस some other organic compound get prepared in lab by other chemists। कुछ नाम और पढ़ सकते हैं आप इसमें, जैसे आपका क्या बन गया था? एसिटिक एसिड कोलबे ने बना लिया था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अब यहां पर फाइनली मैंने लिख दिया। क्या क्या लिख दिया? आप कह सकते हैं इन 1828, 1828 में वाइटल फोर्स थियरी ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस गेट रिजेक्टेड। ये देखो रिजेक्ट हो गई। और अब जब ये वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई तो यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी बदलेगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दायरा भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं बच्चे की रिएक्शन में उलझ जाती है, दायरा बड़ा है। पूरा ब्रह्मांड क्या है?
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पटा हुआ है। जहां भी देखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड दिख जाएगा। तो जब भैया इतना ज्यादा इसका वो है तो उलझेंगे तो है ही, लेकिन उससे बचने का रास्ता कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? एके सिंह, AK-47। आपको मालूम है जब आपके पास AK-47 हो तो कोई भी कंसेप्ट बचेगा ही। सारी चीजें आप बिल्कुल क्लियर कर ले जाओगे। अब देखो यहां पर एक कंपाउंड अभी जो मैंने लिखा है NH2 CONH2। अगर इसकी बात करा जाए तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल नेचर डिफाइन करेगा, उसके केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करेगा, उसे हम उसका फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अगर यूरिया की बात किया जाए, अब तो एनसीईआरटी में यूरिया डिटेल में नहीं है, केवल एस्टिमेशन वगैरह में है। नहीं, यूरिया पहले पढ़ाया जाता था। जब यूपी बोर्ड का 100% कंसेप्ट होता था तो वहां पर पढ़ाते थे लोग। अगर इसमें पूछा जाए कि इस कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों वो क्या है, तो कौन बताएगा? कीटोन सर। हाँ बेटा, कीटोन। एक मिनट। हाँ, अब जरा बोलो। कीटोन सर। कीटोन। देखो एक बच्चे ने कहा कीटोन। क्या आपको यहां पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप के रूप में आ रहा है? क्या ये फंक्शनल ग्रुप है बच्चों? क्या कीटोन को फंक्शनल ग्रुप मान लिया जाए इसका? और कोई रिप्लाई करो। सौम्या, यस सर। क्या कीटोन इसका फंक्शनल ग्रुप है? हाँ सर है। क्या कीटोन इसका फंक्शनल ग्रुप है? और कोई बताए? हर्षवर्धन, क्या कीटोन इसका फंक्शनल ग्रुप है? अच्छा, कोई बता दे कि जो इसने बताया है अभी, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, क्या इससे आप एग्री करते हो सभी लोग? बोलो बच्चों। मेरी आवाज मिल रही है? क्यों सौम्या, यस सर। आवाज मिल रही है तो इतनी शांति क्यों है भाई? देखिए क्लास में बिल्कुल चहल पहल होनी चाहिए भाई, शांति नहीं होनी चाहिए। आप गलत बताओ सही बताओ कुछ भी बोलो, आप एग्री करते हो कि आपके यूरिया में कीटोन फंक्शनल ग्रुप के रूप में आ रहा है? बोलोगे नहीं तो काला कौआ काटेगा। कृतिका सिंह, यस सर। आप बताओ कीटोन इसमें, कीटोन क्या फंक्शनल ग्रुप है यूरिया में? नो सर। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? लल्ली, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? डॉक्टर बनना इतना आसान थोड़ी ना है। मैंने बोल दिया भाई डॉक्टर बन जाओगे, हैं? क्यों भाई? देखो पहले ही 11th के पहले ही टॉपिक पर आप बोल्ड हो रहे हो, गया आपका। देखो समझो, आप इसको, सर। हाँ हाँ, सर ये अमीन ग्रुप भी लगा हुआ है इसमें। अच्छा इसमें अमाइन ग्रुप भी लगा है। देखो एक बच्चे ने कहा अमाइन ग्रुप भी लगा हुआ है। कौन बोल रहा है ये? नाम बताओ बेटा अपना। कौन बोल रहे हैं आप? डरिए नहीं, डरिए नहीं, हम आपके अपने हैं यार, डरो नहीं।
कौन बोल रहा है? इसमें अमाइन ग्रुप भी है। अरे सही बोल रहे हो भाई, बोलने में क्या जा रहा है? नहीं, नहीं बोलेंगे। देखो, आपने कहा कि ये जो होता है ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, इसको कार्बोनाइल कहते हैं, कार्बोनिल या कार्बोनाइल। अगर इससे OH लग जाए तो ये कार्बोनाइल अब क्या हो गया? ये हो गया कार्बोक्सिलिक, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। अगर OH को हटा करके कोई भी लगा दो एक ग्रुप, तो ये क्या हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव। आपको सिखाएंगे, ऐसे पढ़ा जाता है। क्योंकि बच्चे अक्सर रिएक्शन में क्यों उलझ जाते हैं? क्योंकि वो रट्टा मारते हैं, वो देख करके उसकी एनालिसिस नहीं करते। अगर CO से कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप और लग जाए तो ये हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव। और अगर इस G के स्थान पे NH2 लग जाए, यानी जो G है वो NH2 हो आपका, अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा दो, NH3 से एक हाइड्रोजन हटा दो और NH2 लाके चिपका दो, अब CONH2 हो गया। CONH2 का एक नाम होता था, इससे पूछो तेरा नाम क्या है, तो ये कहेगा मेरा नाम है अमाइड। CONH2 ये अमाइड है। इसका मतलब NH2 भी एक फंक्शनल ग्रुप है इटसेल्फ। तो चाहे इधर वाले को ले लो, इतना ये हो गया, और चाहे ये हो गया, ये आपका क्या है? ये अमाइड ग्रुप है। इसका मतलब इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो तुम्हारा क्या है? अमाइड है। यूरिया का जो फंक्शनल ग्रुप है वो अमाइड है। इसका मतलब अमाइड क्या होता है? एसिड का डेरिवेटिव, जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को हटा करके चिपका दिया जाता है NH2, ये अमाइड हो जाता है आपका। क्लियर बच्चों? कोई डाउट किसी को यहां तक? तो ये अमाइड ग्रुप इसका है। अब अगर आपसे ये कह दिया जाता कि भैया जब इसको आपने इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? आपने यूरिया तो बता दिया, चिंटू पिंटू वाला नाम, इसका IUPAC क्या होगा? IUPAC क्या होगा इसका? यूरिया पर थोड़ा डिस्कशन हो जाए। IUPAC कितने लोग जानते हो इसका IUPAC नाम, या कर सकते हो अभी तुरंत? समझो, मैं कुछ मिटा देता हूं इसमें, आप नोट कर चुके होंगे। आपने कहा फंक्शनल ग्रुप अमाइड है और इसमें सिंगल कार्बन है। अगर इसको आप एक फंक्शनल ग्रुप के रूप में ले रहे हो तो ये इसका वो हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा। और NH2 जब साइड चेन के रूप में होता है तो इसे हम लोग अमीनो कहते हैं। आगे IUPAC बहुत बढ़िया कराऊंगा आपका। तो यहां पर आप बोलेंगे कि 1 नंबर कार्बन पर अमीनो लगा है, 1 अमीनो। इसके बाद वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट में क्या करोगे आप? सिंगल कार्बन का है तो आपने कहा मेथ। उसके बाद क्या होगा आगे पढ़ाऊंगा सैचुरेट अनसैचुरेट वाले में। ये सैचुरेटेड सिस्टम है, हमने इसमें लगाया एन, और इसमें फंक्शनल ग्रुप आपको लगाना है अमाइन। आप जानते हो कि जब इन सबको जोड़ोगे तो एक ई और ए दोनों एक साथ आ रहा है, तो एक इसमें क्या हो जाएगा? पहले वाला डिलीट हो जाएगा, और अब इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 अमीनो मिथेनामाइड। 1 अमीनो मिथेनामाइड। क्यों भाई, समझ में आया सबको? 1 अमीनो मिथेनामाइड। हमारी आगे की क्लास यहीं से कंटिन्यू होगी, ठीक है? हमने आपको वाइटल फोर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे कोरिलेट करेंगे ऑर्गेनिज्म से, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी, ठीक है? कोई डाउट किसी बच्चे को?
क्यों बच्चों? सर किसी को- ऑर्गेनिक का No, वेटेज sir. कितना होता है? हाँ बेटा, ऑर्गेनिक का वेटेज मीट में, ऑर्गेनिक का क्या चीज? वेटेज सर। वेटेज यस सर। इसमें नीट में यस सर। कम से कम मान के चलो कि 17 से 18 क्वेश्चन 45 में, कम से कम। मिनिमम मैंने बताया ज्यादा हो सकता है। ठीक है? यस सर। हाँ, कम से कम इतना होगा। चलिए, आप क्लास लीव कर सकते हो। Thank you, sir. आपकी दूसरी क्लास होगी अब।